पंड्या और प्राइम टाइम की शुरुआत खरगोन की बड़ी खबर के साथ, क्योंकि रविवार को भी कर्फ्यू में ढील रहेगी सुबह 8 से शाम 5 बजे तक। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और कर्फ्यू में ढील के दौरान सभी दुकानें खुली रहेंगी। प्रभारी एसपी रोहित काशवानी ने यह जानकारी दी है। तो इंसा में अब तक 64 एफआईआर हुई है। अब तक 175 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और साथ ही साथ एसपी पर गोली चलाने वाला शख्स भी गिरफ्तार हो चुका है। तो हिंसा में अब तक 64 एफआईआर दर्ज हुई है। और अब खबर यह मिल रही है कि धीरे धीरे खरगोन में हालात बेहतर से और बेहतर की तरफ बढ़ रहे हैं। पुलिस और प्रशासन लगातार बना हुआ है। अभी तक 64 एफआईआर की जा चुकी है और 175 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। मोहसिन और फसीम जिसने के गोली मारी थी उसको गिरफ्तार किया जा चुका है। उसका 3 दिन का पीआर लिया गया है और अन्य पूछताछ की जाएगी। अभी पूछताछ में जो आएगा डिटेल्ड इंट्रोगेशन किया जाएगा और उसके पश्चात मीडिया को अवगत कराया जाएगा। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता फरीद शेख हमारे साथ जुड़ गए। फरीद, लगातार हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। केवल प्रशासनिक स्तर पर हो रहे हैं या लोगों के मन में, दिलों में भी अब शांति है? जी देखिए, साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जिस तरह से अब जो बाजार के हालात हम देखें तो डील भी जो है काफी लंबे समय के लिए मिल रही है। और देखिए सुबह से जो 8 से 5 तक बाजार के हालात देखे न कि लोगों में एक राहत है। और अब इस बात को भी लेकर लोगों में एक आश्वासन है कि कहीं ना कहीं जो आगे है इस तरह के घटनाक्रम ना हो। हालांकि सभी की मंशा ये कि ऐसे हालात नहीं बनना चाहिए। वही हम बात कर रहे हैं तो प्रशासनिक स्तर पर जो कार्रवाई रही, जो प्रशासनिक स्तर पर तैयारी रही, कहीं ना कहीं उसी का परिणाम है कि अब लंबे समय के लिए लोगों को छूट मिल रही है। और आने वाले समय में हम देखेंगे सारी स्थिति सामान्य हो जाएगी। हालांकि फिलहाल इस जो रोहित कासवानी एसपी है, उनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि रात्रिकालीन जो कर्फ्यू वो लगातार जारी रहेगा जब तक कि सारे हालात सामान्य नहीं हो जाते। जी विजय। शुक्रिया फरीद इस तमाम बातचीत के लिए। तो फिलहाल धीरे धीरे छूट देकर व्यवस्थाओं को फिर से सुचारू रूप की तरफ बढ़ाया जा रहा है। प्रशासन ने एक बार फिर ढील देने की कोशिश की है कर्फ्यू में। तो इंसा में अब तक 64 एफआईआर दर्ज हुई है और धीरे धीरे पुलिस प्रशासन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में लगा हुआ है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार सुबह दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। दोनों के बीच राज्य के विकास से संबंधित योजनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई है। सीएम शिवराज ने पीएम मोदी से ई-रुपए को लेकर चर्चा की है। सीएम ने बताया कि 9 जनवरी को इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाएगा, इसलिए 7 से 8 जनवरी तक इन्वेस्टर समिट को आयोजित किया जाएगा। और भी कई मुद्दे पर सीएम शिवराज और पीएम मोदी के बीच बातचीत हुई है। सीएम ने बताया कि मध्य प्रदेश में स्टार्टअप बड़ी तेजी से उभर रहा है। सरकार ने अपनी स्टार्टअप की पॉलिसी जो बनाई है उसे और जल्द वो लॉन्च करने वाले हैं। ई वाउचर का उपयोग अब मध्य प्रदेश में हम करेंगे। बच्चों की साइकिल खरीदने में ई वाउचर का उपयोग है। मतलब एक ई वाउचर नंबर उनको दिया जाएगा। वो नंबर जाके जो चिन्हित दुकानदार होंगे, निर्माता होंगे, वहां देंगे और उसके आधार पर जिस काम के लिए, जिस चीज की खरीदी के लिए ई रुपया जारी होगा वही चीज उससे खरीद पाएंगे। कृषि और शिक्षा में साइकिल खरीदने में हम ई वाउचर का उपयोग करना प्रारंभ करेंगे। मध्य प्रदेश का इनोवेशन होगा। पहले हम इन्वेस्टर समिट मध्य प्रदेश में 4, 5, 6 नवंबर को करना चाहते थे, लेकिन अब उसकी तिथि बदल रहे हैं क्योंकि प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को होता है। तो मैंने आग्रह किया कि इस बार प्रवासी भारतीय दिवस मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाए। तो 9 जनवरी को मध्य प्रदेश में इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन होगा और उसके पहले 7 और 8 को इन्वेस्टर समिट मध्य प्रदेश में होगी। मध्य प्रदेश में स्टार्टअप्स बड़ी तेजी से उभर रहे हैं। हमने अपनी स्टार्टअप्स की पॉलिसी बनाई है, नीति बनाई है। सर कब करेंगे महाकाल का? जून में। तिथि अभी तय होगी, जून में करेंगे। स्टार्टअप्स की हमारी पॉलिसी बनी हुई है, उसको हम लॉन्च करना चाहते हैं। उसके लिए भी मैंने समय मांगा तो मई में वो समय भी हमको वर्चुअली जुड़ने का प्रधानमंत्री जी से मिलेगा।
और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। अपने ट्वीट में पीएम मोदी ने कहा कि मध्य प्रदेश के सीएम से मुलाकात हुई है। इस दौरान सीएम शिवराज ने मध्य प्रदेश सरकार की सुशासन पहलों पर चर्चा की है और बताया कि परिवर्तनकारी योजनाएं किस तरह लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही हैं। और सीएम शिवराज ने पीएम मोदी को महाकाल मंदिर के नए परिसर के लोकार्पण का न्योता दिया है। सीएम ने कहा है कि महाकाल महाराज का परिसर बनकर तैयार है और उन्हें खुशी है कि प्रधानमंत्री मोदी इस परिसर का लोकार्पण करेंगे। मैंने प्रधानमंत्री जी को निमंत्रण दिया कि उज्जैन में महाकाल महाराज की नगरी है, महाकाल महाराज के मंदिर का परिसर बन के तैयार है। ये अपने आप में अद्भुत है। इस परिसर में रुद्रसागर सरोवर, शिव स्तंभ, सप्तऋषि स्थल, कमल कुंड, त्रिपुरासुर वध, नवग्रह वाटिका उनके हाथों से संपन्न हो। और मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी इस परिसर को लोकार्पित करेंगे। नरसिंहपुर के निजी हॉस्पिटल के उद्घाटन समारोह में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिरकत की है। उन्होंने मंच से डॉक्टर को भगवान का दर्जा देने के साथ मरीजों को भी भगवान का स्वरूप बताते हुए उनकी सेवा करने का संदेश दिया। साथ ही सीएम शिवराज ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को व्यवसाय से ना जोड़कर गरीबों के लिए निःशुल्क इलाज की व्यवस्था करने का भी हॉस्पिटल संचालक से आग्रह किया। इस दौरान विधायक सीता शरण शर्मा, राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। आज सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की आवश्यकता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए आप दोनों ने ये तय किया कि हम अगर अस्पताल खोल के जनता की सेवा करेंगे तो भगवान नरसिंह की इस पवित्र धरती नरसिंहपुर से करेंगे। हम सब जानते हैं जब बीमार होते हैं तो डॉक्टर भगवान ही हमें दिखाई देते हैं। तो मेरा दोनों बेटा से, बेटी से, बेटा बहू से यही आग्रह है कि जो पेशेंट आए उनको भगवान का रूप मानना, उनकी सेवा तुम्हारे लिए भगवान की पूजा बन जाए, बेहतर ढंग से तुम्हारी की। और कल ग्वालियर में बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा की बड़ी बैठक हुई है। ग्वालियर में बैठक होगी। ये अनुसूचित जाति मोर्चा प्रदेश कार्य समिति की बैठक रखी गई है। केंद्रीय मंत्री मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता इसमें मौजूद रहेंगे। तो कल ये बैठक रखी गई है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य बैठक लेंगे। संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा भी मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कल अनुसूचित जाति मोर्चा की बैठक रखी गई है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य और साथ ही साथ बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के तमाम पदाधिकारी भी वहां जुटेंगे। एक बड़ी बैठक आगे के कार्यक्रमों के लिए और इस वर्ग के लिए किस तरह उत्थान के लिए कार्य किया जाए, इस पर विचार विमर्श होगा। छोटे बात रायपुर के करते हैं। बड़ी खबर मिल रही है, कांग्रेस समन्वय समिति की बैठक खत्म हुई है। प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत समन्वय समिति के सदस्य इसमें मौजूद रहे। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कई विषयों पर चर्चा हुई है। विधायकों और संगठन के पदाधिकारियों के परफॉर्मेंस पर भी चर्चा की गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि विधायकों के परफॉर्मेंस में कमी की महसूस की गई है। सभी विधायकों का रिपोर्ट कार्ड आ चुका है। जो भी कमियां हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। 1.5 साल के समय में सब कुछ ठीक करने की कोशिश रहेगी। समन्वय समिति की बैठक में शामिल हुआ और इसमें 2023 के चुनाव के रणनीति के बारे में चर्चा हुई। देखिए, वो उपचुनाव है और ये आम चुनाव है, दोनों में अंतर है और दोनों की रणनीति अलग अलग होती है।
तो जैसे वनडे अलग है, 2020 अलग है और टेस्ट मैच अलग है, तो ये आम चुनाव की तैयारी है। उस संदर्भ में पीएल पुनिया जी की अध्यक्षता में बैठक हुई और जिसमें सब सदस्य उपस्थित थे और उसमें विस्तार से 2023 का इलेक्शन के रोड मैप उसके बारे में चर्चा की और विभिन्न समितियां जो बनती हैं उन समितियों के गठन के बारे में भी चर्चा होगी। उसका प्रस्ताव भेज के और राष्ट्रीय अध्यक्ष के अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। और उसके अलावा 2023 के चुनाव के संबंध में क्या क्या परिस्थितियां बनेंगी क्या और उस पर विचार करने के लिए उसमें चुनाव जीतने के लिए क्या क्या करना होगा, इसके ऊपर भी सूक्ष्म विचार हुआ। चलिए, चुनाव जीतने के लिए क्या क्या करना है उस पर भी सूक्ष्म विचार हुआ है। जरा बातचीत करते हैं। स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, बात जरूर हो रही है सूक्ष्म विचार की, लेकिन एक बड़ा विचार जरूर किया होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी चाहती है कि वो छत्तीसगढ़ में जगह बनाए और कोशिश पिछले दिनों लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं आम आदमी पार्टी की, वो भी नज़र आई है। साथ ही साथ बीजेपी भी एक घायल शेर की तरह नज़र आती है उनको, क्योंकि पूरी तरह वो खत्म हो चुकी है, ये समझ लेना भी उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए परफॉर्मेंस के साथ बैठक ज़रूरी है और आज ये हुआ। देखिए विजय जी, सबसे बड़ी बात है कि विधायकों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट क्या कहती है। विधायकों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट ये कहती है, जो सर्वे कांग्रेस पार्टी ने कराया है, 35 से ज्यादा विधायक आज अगर चुनाव हो तो वो हार जाएंगे। आप समझ सकते हैं, फिलहाल 71 का मैंडेट कांग्रेस के पास है खैरगढ़ उपचुनाव जीतने के बाद। 35 से ज्यादा विधायक अगर हार जाएंगे तो सरकार कहां बनेगी। और ये हालत खराब है कोंडागांव की भी, जहां से खुद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम आते हैं। तो ये जो सर्वे हुआ ये कान खड़े करने के लिए, ये सर्वे में होने के बाद ये बैठक ऐसी आयोजित नहीं की गई। पीएल पुनिया को बुलाया गया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस बैठक में शामिल हुए, मोहन मरकाम इस बैठक में शामिल हुए। कुल मिलाकर रबुलबाब यही था कि जो विधायकों का परफॉर्मेंस खराब है वो 1.5 साल का समय आप अपने आप को संभाल लें, नहीं तो मैं बदल दूंगा। बहुत साफ है, जो संगठन में काम नहीं करेगा उसे हटाया जाएगा। बहुत साफ है, जिनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहेगा वो विधायकों को हटाया जाएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 14 सीट पर जरूर आई थी, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बेहतर तरीके से जानते हैं, क्योंकि 15 साल लगातार वो विपक्ष में रहे, कि 14 और 70 वाली स्थिति अब नहीं रहने वाली। अब विधानसभा चुनाव 2023 होगा तो निश्चित तौर पर नेक टू नेक फाइट रहेगी। छत्तीसगढ़ का इतिहास आप देख लीजिए, 2003 का चुनाव, 2008, 2013, अब 5 से 6 सीटों का दोनों के बीच में अंतर रहता है, उससे ज्यादा अंतर कभी हुआ नहीं। अगर वही अंतर रहा तो बहुत विपरीत स्थितियों का सामना कांग्रेस को करना पड़ सकता है। कांग्रेस ये भली भांति जानती है कि आपको अगर 2023 में वापस आना है तो सरकार की जो योजना चल रही है वो तो ठीक है, लेकिन विधायकों को अपने आप का परफॉर्मेंस ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो कांग्रेस के लिए दिक्कत हो सकती है। आज इस बैठक में यही सब बातों पर विचार विमर्श हुआ है। जो कैमरे के सामने नहीं आई बात वो बेहद साफ है, आधे से ज्यादा विधायक जो है वो हारने की कगार में, वो अपना परफॉर्मेंस सुधार ले, नहीं तो मैं बदल दूंगा। बेहद साफ मुख्यमंत्री ने उस बैठक में कहा है। और उस बैठक के बाद ये नतीजा बेहद साफ जो सामने आया है। 4 तारीख से उनकी लगातार मैराथन जो है, अलग अलग विधानसभाओं का दौरा है, और उसके बाद और जो ग्राउंड रियलिटीज है, जहां कमियां पाई जा रही है उसको कैसे दुरुस्त करना है वो खुद जाकर वहां पर बताएंगे। और उसके बाद भी अगर ठीक नहीं होती स्थिति तो निश्चित तौर पर 2023 का जब चुनाव के पहले जब उम्मीदवारों की आप लिस्ट देखेंगे तो ये जो 71 विधायक हैं उसमें से निश्चित तौर पर 40 नए चेहरे आपको कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिखाई देंगे। आज इस बैठक में साफ तौर पर इसी बात को लेकर रणनीति बनी है। बने रहिए आप हमारे साथ। तो लगातार जिस तरह से बैठकें अब चल रही हैं कांग्रेस समन्वय समिति की, उनसे यही सामने आ रहा है कि परफॉर्मेंस एक मुख्य और बड़ा आधार है। बात तिल्दा की करते हैं। तेज रफ्तार ट्रक ने बच्ची को रौंद दिया है। हादसे में 10 साल की मासूम की मौत हो गई है। आक्रोशित भीड़ ने ट्रक में आग लगा दी है। लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया है। चक्का जाम खुलवाने के लिए भीड़ को वहां से हटाने के लिए पुलिस भी आई है, लेकिन ये तस्वीर आप देखिए कि डंपर में आग लगा दी गई है। तो राजधानी रायपुर के करीब तिल्दा में एक बड़ी घटना हुई, जहां तेज रफ्तार इस डंपर ने 10 साल की एक साइकिल सवार बच्ची को रौंद दिया है। उसके बाद लोगों ने डंपर में आग लगा दी और चक्का जाम कर दिया। अरे फट जाएगी बैटरी। तो एक तरफ ट्रक के जलने की ये तस्वीरें और दूसरी तरफ आक्रोशित भीड़। अरे फट जाएगी बैटरी।
और ज़्यादा बातचीत के लिए स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव हमारे साथ बने हुए हैं। आदित्य, तिल्दा के पास ये जो घटना हुई है उसमें लोग आक्रोशित हुए हैं। स्वाभाविक सी बात है, आक्रोश, एक 10 साल की बच्ची की मृत्यु हुई है वहाँ दुर्घटना में। अब ऐसे में उसको ठोकर मारकर जो भागा ड्राइवर, क्या ड्राइवर हिरासत में है? और दूसरा ये कि अब इस घटना पर पुलिस क्या चक्का जाम वहाँ से हटवा पाई है, ये थोड़ा अपडेट चाहेंगे। देखिए विजय जी, सबसे बड़ी बात है कि पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, तिल्दा का इंडस्ट्रियल एरिया है, आप जानते हैं। लेकिन अब तिल्दा शहर बहुत तेजी के साथ बड़ा हो रहा है। अब उस शहर के अंदर अगर 6 बजे 6:30 बजे अगर ट्रकों का आना जाना होगा तो निश्चित तौर पर इस प्रकार की विपरीत परिस्थिति को सामना करना पड़ेगा। सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि पुलिस के मौजूदगी में ट्रक को जब पुलिस लेकर आ रही थी थाने, तो लोगों ने वहां पर आग लगा दी है। तो देखिए, पुलिस को भी बात समझना पड़ेगा। हालांकि ड्राइवर वहां से भाग गया है, निश्चित तौर पर ड्राइवर की वो गलती थी, क्योंकि ट्रक अगर आप शहर के अंदर से लेकर आ रहे हैं तो आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। लापरवाही हुई, उसका खामियाजा वहां पर हुआ। आक्रोशित भीड़ वहां पर चक्का जाम पे बैठी थी। फिलहाल पुलिस ने वहां से चक्का जाम तो खुलवा लिया है, लेकिन बड़ी घटना है जो रायपुर के नजदीक लगभग 50 किलोमीटर तिल्दा, जहां से ये घटना सामने आई है। जी, शुक्रिया आदित्य इस तमाम बातचीत के लिए। और सीधे लखनऊ लिए चलते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ सिख संध्याचारक और सम्मान समारोह में पहुंचे हैं। त्रासदीपूर्ण घटनाओं से प्रेरणा लेनी होगी और इस बात को हमेशा ध्यान में रखना होगा कि अगर उस समय इस प्रकार की यातना नहीं होती, अत्याचार नहीं होते, शोषण नहीं होते, तो गुरु नानक देव जी महाराज ने तो भक्ति के माध्यम से अपनी पूरी विरासत को आगे बढ़ाया। भक्ति के माध्यम से किस प्रकार की सिद्धियां उन्होंने प्राप्त की थी, कौन नहीं जानता है। जब वो काबा में गए थे, अपने एक संत के रूप में, किस रूप में उनका व्यवहार था। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।